ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर की चालू किया था ब्रेक्स को हमने क्लासिफाई किया था। ब्रेक्स का हमने पहला टाइप दैट इज ब्लॉक ब्रेक या फिर शू ब्रेक भी उसे कहते हैं, उसे हमने एनालाइज किया, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए। राइट नाउ देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ ब्रेक दैट इज सिंपल बैंड ब्रेक। राइट, अब अगर हम बात करें ब्रेक्स की तो हमने पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि ब्रेक्स कुछ नहीं तो फ्रिक्शन को यूज करता है। राइट ना, फ्रिक्शनल प्रिंसिपल को यूज करके हम किसी मोशन को रेजिस्ट करते हैं। राइट, और ये जो पूरा डिवाइस फ्रिक्शन को यूज करता है उसे हम ब्रेक कहते हैं। राइट, अब जो ब्लॉक ब्रेक था, ब्लॉक ब्रेक में हमने कहा कि हम ड्रम के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखेंगे या फिर उसके कांटेक्ट में लाएंगे सच दैट जहां कांटेक्ट सरफेस है वहां फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो जो हमारा ड्रम है वो ड्रम रुकेगा या फिर स्लो होगा। राइट ना, उसके मोशन को रेजिस्टेंस मिलेगी। राइट, अब बात तो सिर्फ इतनी सी की है कि हमें जो मोशन है उसे रिटार्ड करने के लिए फ्रिक्शन यूज करना है, मतलब कि फ्रिक्शन क्रिएट करना है। और फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए अगर मैं ब्लॉक यूज करता हूं तो उसे हमने कहा था अब ब्लॉक ब्रेक या फिर शू ब्रेक। राइट ना, अब फ्रिक्शन ही क्रिएट करना है तो अगर मैं कहूं कि चलो भाई ब्लॉक ब्रेक नहीं कुछ और यूज करते हैं। राइट, मेरे दिमाग में आया कि मैं एक छोटा सा बैंड ले लेता हूं। राइट ना, एक लेदर बैंड ले लेता हूं या फिर स्टील का बैंड ले लेता हूं जो थोड़ा बहुत कुछ फ्लेक्सिबल हो। राइट, कुछ ऐसा। राइट ना, फ्लेक्सिबल बैंड। और इस बैंड को अगर ड्रम रोटेट हो रहा है तो इस बैंड को अगर मैं ड्रम के सरफेस के ऊपर एम्ब्रेस करूं और दोनों तरफ से यूं खींचूं, कुछ ऐसे खींचूं, तो ऑब्वियसली जो मोशन है वो रुकेगा। राइट ना, वो कम होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ये जो बैंड है, बैंड जितने सरफेस के कांटेक्ट में आएगी उतने पूरे सरफेस में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। राइट ना, और एक बात तो ध्यान में आ रहा है कि अगर मैं बैंड यूज करता हूं तो सरकमफेरेंस का बहुत सारा पार्ट, लॉन्गर पार्ट कांटेक्ट में रहेगा बैंड के, मतलब कि लॉन्गर सरफेस के ऊपर हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। इसका मतलब कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो अगर ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो हमारा ब्रेकिंग इफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। राइट, अब अगर मैं किसी ड्रम को विद द हेल्प ऑफ बैंड रोकता हूं या फिर फ्रिक्शन क्रिएट करता हूं तो दैट टाइप ऑफ ब्रेक इज टर्म्ड एज सिंपल बैंड ब्रेक। राइट, नाउ आइए देख लेते हैं कि एक्चुअली सिंपल बैंड ब्रेक होता कैसा है। अगर हम कहें कि हमारे पास ये एक ड्रम है, ड्रम को हम एक रोटेशन दे देंगे से द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। यहां कुछ ये कह देंगे कि इट इज योर ड्रम। राइट, हम एक बैंड लेकर के आए और बैंड को हमने इस सरफेस के ऊपर, जो ड्रम है उस सरफेस के ऊपर एम्ब्रेस किया। राइट, इस सरफेस के ऊपर, या फिर मैं कलर चेंज कर देता हूं, से हमने इस सरफेस के ऊपर बैंड को एम्ब्रेस किया और फिर दोनों एंड, राइट ना, दो एंड है हमारे पास, दोनों एंड को हम एक लीवर को जोड़ देंगे। से पहला एंड हमने यहां तक खींच लिया, जो हमारा दूसरा एंड है, दूसरे एंड को हमने ऐसे कुछ यहां तक खींच लिया और दोनों को भी एक लीवर के साथ जोड़ देंगे। से दिस इज योर लीवर। राइट, नाउ जो पहला एंड था, पहले एंड को यहां हम अटैच कर देंगे, दूसरे एंड को अटैच यहां कर देंगे और जो लीवर है उसे हम मूव करेंगे अबाउट दिस पॉइंट, तो इसे हम फल्क्रम मान लेंगे। राइट ना, सो योर पॉइंट ओ इज द फल्क्रम ऑफ द लीवर। राइट, ये जो पॉइंट ओ है वो फल्क्रम है, मतलब कि पूरा का पूरा लीवर इसी पॉइंट के अबाव मैं रोटेट कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं। राइट, सो पॉइंट ओ इज योर फल्क्रम, वन एंड ऑफ द बैंड इज अटैच्ड ऑन द फल्क्रम एंड सेकेंड एंड इज अटैच्ड एट सम पॉइंट ऑन द लीवर। वो किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट ऑन द लीवर पे अटैच कर दिया हमने। राइट, लेकिन जो डिस्टेंस है हम कंसिडर करेंगे कि ओ पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इसे कुछ डिस्टेंस से बी मान लेंगे, कोई बात नहीं। राइट, ओके, तो ये तो हो गई
हमारा सिंपल बैंड ब्रेक, राइट। और अगर मैं ड्रम रोटेट कर रहा हूं और मुझे लगा कि नहीं भाई ड्रम के मोशन को अब रेजिस्ट करना है, मतलब कि ब्रेक अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली जो लीवर है, अब अगर मुझे बैंड को टाइट करना है तो मुझे लीवर को मोशन देना है, राइट ना, मतलब कि लीवर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। और लीवर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर मैं लीवर को यहां पकड़ता हूं तो या तो लीवर को मैं नीचे मूव कर सकता हूं या फिर ऊपर मूव कर सकता हूं, राइट। लेकिन सिंस हमारा पाइवोट पॉइंट यहां है और मुझे ब्रेक्स अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता हूं तो ही तो ब्रेक्स अप्लाई होंगे, राइट ना। अगर मैं फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता हूं तो ही ब्रेक्स अप्लाई होंगे, राइट ना। हम कह देंगे कि लीवर के एंड पे हम P मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अगर लगाते हैं तो ही हमारा ब्रेक्स अप्लाई होगा, राइट। नाउ अगर ब्रेक वहां अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो इस पूरे कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्रिएट होगा, राइट। नाउ ये तो हो गया सिंपल बैंड ब्रेक का कंस्ट्रक्शन। आइए इसे एनालाइज करते हैं। उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बैंड का एक एंड ड्रम के कांटेक्ट में इस पॉइंट पर आ रहा है, तो यहां से लेकर और दूसरा एंड कांटेक्ट यहां तक है, तो जो भी एंगल सबटेंड हुआ है बाय द एम्ब्रेस्ड पार्ट ऑफ द बैंड, दैट एंगल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ लैप डिनोटेड बाय थीटा। तो हम क्या कह रहे हैं, थीटा इज एंगल ऑफ लैप, इट शुड बी इन रेडियंस, राइट। क्या कहा हमने कि द एंगल सबटेंडेड बाय द एम्ब्रेस्ड पार्ट ऑफ द बैंड एट द सेंटर ऑफ द ड्रम। एम्ब्रेस्ड पार्ट कितना है, सरकमफरेंस का इतना पार्ट है वो एम्ब्रेस्ड किया हुआ है, और ये जो एम्ब्रेस्ड पार्ट है उतना अगर मैं आर्क कंसीडर करूं तो यहां से यहां तक का जो आर्क है उसने एंगल सबटेंड किया है एट द सेंटर ऑफ द ड्रम, कुछ एंगल थीटा, और ये जो एंगल ऑफ थीटा है उसी को हम एंगल ऑफ लैप कहेंगे, राइट। और उसकी वैल्यू हमेशा रेडियंस में रखेंगे, राइट। ओके, नाउ अगर हम कहें कि P फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊं और जो हमारा ड्रम है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बैंड के इस पार्ट में टेंशन क्रिएट होगा और बैंड के इस पार्ट में भी टेंशन क्रिएट होगा, राइट। लेकिन बैंड के इस राइट हैंड साइड पार्ट में टेंशन होगा दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द टेंशन ऑन द अनदर साइड। तो हम कहेंगे कि T1 टेंशन लार्जर टेंशन है, T2 टेंशन स्मॉलर टेंशन है। रिमेंबर दोनों भी एंड्स में, बैंड के दोनों भी एंड्स में टेंशन ही रहेंगे, लेकिन जो T1 टेंशन रहेगा वो T2 से ज्यादा रहेगा। तो हम नाम देंगे T1 एज अ टाइट साइड टेंशन, और ऑब्वियसली ये टेंशन है तो इट विल बी इन न्यूटन्स, और T2 जो है उसे कह देंगे स्लैक साइड टेंशन। Again, it is a tension which is nothing but a force, so it should be in newtons, right? Okay. Now, आइए जो टेंशन है, टेंशन जो क्रिएट हो रहे हैं उसे अच्छे से समझ लेंगे। अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर हमने जो बैंड है कुछ ऐसा एम्ब्रेस किया और ड्रम का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, राइट। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो ड्रम रोटेट हो रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहां क्रिएट हो रहा है उसके वजह से ड्रम का जो उस तरफ का पार्ट है उसे वो खींच रहा है, राइट ना। इट इज ट्राइंग टू एक्सटेंड दैट पार्ट विच इज ऑन द अदर साइड, दैट इज ऑन द राइट साइड। उस तरफ की पार्ट को वो खींच रहा है और वो खींचा हुआ पार्ट इस तरफ वो छोड़ दे रहा है, राइट ना। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस तरफ का राइट साइड का पार्ट जो है वो ज्यादा खींचा हुआ है एज कंपेयर टू ये साइड का पार्ट, राइट। तो हम कहेंगे कि जिस तरफ वो ज्यादा खींचा हुआ है वो टाइट साइड है, जिस तरफ वो कम खींचा हुआ है वो स्लैक साइड है। और ये टाइट साइड स्लैक साइड किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ड्रम।
ड्रम के रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अगर मैं ड्रम का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं, ड्रम को अगर ऐसे रोटेट करता हूं, तो ऑब्वियसली अगर ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो वो इस लेफ्ट साइड के पार्ट को खींच रहा है, राइट ना। लेफ्ट साइड के पार्ट को खींच के राइट साइड में छोड़ दे रहा है, मतलब कि जिस तरफ से खींच रहा है वो ज़्यादा टेंशन में होगा और जिस तरफ वो छोड़ दे रहा है वो कम टेंशन में होगा। तो टाइट साइड टेंशन तो इस तरफ हो जाएगी, स्लैक साइड टेंशन उस तरफ, राइट ना। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये ड्रम है और ड्रम को हमने कुछ ऐसे एम्ब्रेस किया है विद द से बेल्ट या फिर बैंड, तो अगर मैं ड्रम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो क्या मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये जो ड्रम है जब ऐसे रोटेट होगा तो नीचे वाले पार्ट को वो खींचेगा और जिस तरफ जा रहा है उस तरफ के पार्ट को वो खींचा हुआ पार्ट उस तरफ छोड़ देगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज योर टाइट साइड और ये स्लैक साइड है। या फिर अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहा हूं तो ऑब्वियसली ऊपर के पार्ट को वो खींचेगा, मतलब कि वो टाइट साइड हो जाएगा, इधर का साइड ये स्लैक साइड हो जाएगा, राइट। या फिर अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो ड्रम है कुछ ऐसा है और मैं अब जो बेल्ट है उसको कुछ क्रॉस बेल्ट लगा दूं, चलेगा ऐसा कुछ, और अब इसको अगर मैं रोटेट करता हूं से एंटी क्लॉकवाइज तो जो ड्रम है वो इस तरफ के पार्ट को खींच रहा है, मतलब कि जो टेंशन है वो टेंशन T1 इस तरफ ज़्यादा होगा और ड्रम खींच करके उस तरफ के पार्ट को छोड़ दे रहा है, मतलब कि वो उस तरफ का पार्ट जो है वो थोड़ा सा कम टेंशन में रहेगा, तो T2 टेंशन इस तरफ के पार्ट में रहेगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टेंशंस T1 एंड T2. T1 and T2 are the tensions termed as tight side tension and slack side tension. इसके अलावा अगर हम मान लें कि स्मॉल r is radius of drum, रेडियस ऑफ ड्रम और उसे हम मीटर में रख लेंगे और जो P है लेट दैट P बी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और उसे भी न्यूटन में रखेंगे, राइट। अब अगर ये पूरा सिंपल बैंड ब्रेक है और अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम के तीनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज समेशन ऑफ x शुड बी 0, समेशन ऑफ y शुड बी 0 एंड द मोमेंट एट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। और एनी पॉइंट मतलब कि अगर मैं O पॉइंट पर ही मोमेंट ले लूं तो O पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट लेता हूं सच दैट जो पूरा लीवर है तो लीवर का जो लेंथ है उसे L कंसिडर कर लेंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि द मोमेंट ड्यू टू T2 विच इज पासिंग फ्रॉम O इटसेल्फ विल बी 0, मतलब कि हमारे पास दो ही फोर्स बचते हैं दैट इज T1 एंड P, राइट ना। और इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं, टोटल फोर्स तीन ही है, T1 T2 एंड P, है ना। T1 T2 एंड P तीन ही फोर्स की वजह से मोमेंट क्रिएट होगा। उसमें भी मोमेंट ड्यू टू T2 0 हो रहा है, मतलब कि मोमेंट सिर्फ दो फोर्सेस की वजह से बचता है दैट इज T1 एंड P, राइट। उसमें भी T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट ना। T1 कंप्लीटली अगर वर्टिकल कंसिडर करूं तो T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O तो B दिया हुआ है, और द मोमेंट ड्यू टू T1 विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। और द मोमेंट ड्यू टू P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O L है, और अगर P अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली जो मोमेंट होगा ड्यू टू P वो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। T1 के वजह से मोमेंट क्लॉकवाइज, P के वजह से मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या मैं कह सकता हूं कि T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B शुड बी इक्वल टू P इंटू L, राइट। तो हमारे पास
ये कुछ एक रिलेशन आता है, राइट। ओके, नाउ दूसरी बात, टेंशन रेशियो। हमें ये मालूम है कि T1 और T2 में T1 टाइट साइड है, मतलब कि T1 की वैल्यू T1 ये T2 से ज्यादा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, और T1 और T2 के बीच का रिलेशन इज गिवन बाय टेंशन रेशियो। एंड द टेंशन रेशियो इज T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू E रेज टू म्यू थीटा। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E रेज टू म्यू थीटा, फिर T1 और T2 तो हमें मालूम है, E जो है दैट इज यूलर्स कांस्टेंट, एंड म्यू थीटा E टू द पावर म्यू इंटू थीटा, थीटा भी हमें मालूम है दैट इज द एंगल ऑफ लैप, और जो म्यू है दैट म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो जो T1 और T2 का रिलेशन है दैट इज T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू E रेज टू म्यू थीटा, राइट। और मोमेंट तो हमने समझ लिया। अब इसके अलावा जो कंसेप्ट रहता है, एक्चुअली जो ब्रेक्स हम एनालाइज करेंगे वो ब्रेक्स हम हमेशा ब्रेकिंग टॉर्क के लिए एनालाइज करेंगे, राइट। तो अब अगर हम कहें कि एक्चुअली ब्रेकिंग टॉर्क जो है दैट इज नथिंग बट ब्रेकिंग फोर्स इनटू द रेडियस ऑफ द ड्रम, राइट ना। ड्रम का जो रेडियस है वो तो यही है, राइट। R कंसिडर करेंगे, R इज द रेडियस ऑफ द ड्रम, R दैट इज डिस्टेंस इनटू फोर्स, और फोर्स क्या है, ब्रेकिंग फोर्स। और ये जो ब्रेकिंग फोर्स है, अगर मैं कहूं कि T1 यहां एक्ट कर रहा है, T2 यहां एक्ट कर रहा है, तो द ब्रेकिंग फोर्स इज T1 माइनस ऑफ T2, राइट। जो ब्रेकिंग फोर्स है वो क्या है, T1 माइनस T2, और अगर T1 माइनस T2 ब्रेकिंग फोर्स है, जिसे हम ब्रेकिंग फोर्स FB कह देंगे, चलेगा। FB इज द ब्रेकिंग फोर्स दैट इज T1 माइनस T2, तो ब्रेकिंग फोर्स इनटू रेडियस विल गिव मी ब्रेकिंग टॉर्क। सो द ब्रेकिंग टॉर्क TB will be equal to T1 minus of T2 into radius of the drum R. This will give me braking torque, right? तो हमारे पास दो रिलेशन है, एक ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ द ड्रम, और T1 और T2 के बीच का रिलेशन है वो टेंशन रेशियो से हमें मिलेगा, दैट स्टेट्स दैट T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू E रेज टू म्यू थीटा, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा इज एंगल ऑफ लैप। थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में रखेंगे, राइट। और अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स कभी निकालने की जरूरत पड़ी तो हमें मालूम है एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम मोमेंट का यूज कर सकते हैं, right? So that was all about analysis of a simple band brake, right? Let us move forward and solve a very basic question which will highlight all these concepts in a single question, right? Okay, let us see the question. The question is a band brake, right? The type of brake is band brake, acts on 3/4 of circumference का 3/4 of the drum, right ना। ड्रम के 3/4 पार्ट मतलब कि 2πr, या फिर एंगल्स के टर्म में क्या मैं कह सकता हूं कि 3/4 पार्ट दैट इज थीटा इज एंगल ऑफ लैप की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ लैप दैट इज एंगल एम्ब्रेस्ड। एक पूरा का पूरा जो एंगल बनता है कंसिडरिंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल दैट इज टोटल 360 डिग्री, राइट। और 360 डिग्री का जो 3/4 पार्ट होगा, 3/4 पार्ट वही तो एंगल ऑफ लैप होगा, राइट ना। तो कुछ कुछ क्या मैं कंसिडर कर सकता हूं कि जो बैंड होगा, रफ आइडिया, बैंड कुछ कुछ ऐसा होगा, यहां से एम्ब्रेस करके यहां पे ले लेंगे हम, राइट। सो से
दिस में भी, या फिर इसे और थोड़ा ऐसा ले लेंगे यहाँ से, कुछ ऐसा, यहाँ से एम्ब्रेस कर दिया, राइट। और ये ऐसा ले लेंगे 90 डिग्री, मतलब 3/4, राइट ना, फोर्थ का 3 पार्ट्स एम्ब्रेस कर रहा है। तो थीटा जो होगा वो तो 360 डिग्री इंटू उसका 3/4 पार्ट, तो वो मिलेगा हमें, इट इज इक्वल टू 3 4 4 9 9 3 27 270 डिग्री, राइट। और इस थीटा को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो 270 इंटू π/180 डिग्री हमें मिलेगा एंगल ऑफ लैप थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, और दैट इज 4.71, उसकी वैल्यू कुछ 4.71 आती है, राइट। ओके, तो हमें ये वैल्यू तो मिल गई कि एंगल ऑफ लैप दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी है, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ऑन ए ड्रम ऑफ 450 mm डायमीटर, ड्रम का डायमीटर डी दिया है हमें 450 mm, तो क्या मैं कंसीडर कर सकता हूं कि द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 225 mm, या फिर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स वो होगा 0.225 मीटर्स, राइट। ओके, रेडियस ऑफ द ड्रम, यहां तक तो हम आगे। विच इज की टू द शाफ्ट, द बैंड ब्रेक प्रोवाइड्स ए ब्रेकिंग टॉर्क ऑफ, जो ब्रेकिंग टॉर्क है, ब्रेकिंग टॉर्क हम टीबी से डिनोट करते हैं। द बैंड ब्रेक द टॉर्क प्रोवाइडेड इज 225 न्यूटन मीटर, 225 न्यूटन मीटर। द यूनिट इज ऑलरेडी इन मीटर, सो हर बात हम मीटर में रख लेंगे। वन एंड ऑफ द बैंड इज अटैच्ड टू द फल्क्रम, है ना, वन एंड ऑफ द बैंड इज अटैच टू द फल्क्रम पिन, एक एंड फल्क्रम पिन के ऊपर अटैच है, इसे हम फल्क्रम कह देंगे। एंड द अदर एंड 100 mm फ्रॉम द फल्क्रम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 100 mm फ्रॉम द फल्क्रम। इफ द ऑपरेटिंग फोर्स इज अप्लाइड एट 500 mm, मतलब कि यहां से यहां तक जो है वो 500 mm है फ्रॉम द फल्क्रम, और यहां पे ऑपरेटिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब कि लीवर के एंड में। और लीवर के एंड में अगर मुझे ब्रेक लगाना है तो हमें मालूम है सिंपल बैंड ब्रेक में अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो वही ब्रेक्स अप्लाई करेगा, है ना। इफ द ऑपरेटिंग फोर्स इज अप्लाइड एट 500 mm फ्रॉम द फल्क्रम एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से डिनोट करते हैं, सो म्यू इज 0.25। फाइंड द ऑपरेटिंग फोर्स हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। P की वैल्यू when the drum rotates in, दो कंडीशंस में, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। P की वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, P की वैल्यू इक्वल टू हाउ मच फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। दोनों कंडीशंस में हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिला है कि ऐसी कुछ कंडीशन होगी, राइट। तो आइए हम एक तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सिंस अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, या फिर रहने देंगे, कोई बात नहीं। ओके, कंसिडर करेंगे कि हमारा ये ड्रम है, ड्रम इज रोटेटिंग, फर्स्ट जो केस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, तो ये दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे कहीं पे हम फल्क्रम पॉइंट O कंसिडर करेंगे, दिस इज योर लीवर के एंड में हमारा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स P है, एक एंड ऑफ द बैंड, सेकेंड एंड ऑफ द बैंड टू द फल्क्रम, दिस इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 100 mm, फल्क्रम से एंड पॉइंट ऑफ लीवर का डिस्टेंस 500 mm, और कुछ बिल्कुल नहीं। ओके, टेंशंस तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे निकाल देंगे हम। नाउ अगर हम टेंशंस की बात करें, नाउ द ड्रम इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज,
डायरेक्शन, ड्रम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब वो इस तरफ के उसके लेफ्ट साइड के पार्ट को खींच रहा है और दूसरी तरफ छोड़ दे रहा है, मतलब कि द टाइट साइड टेंशन विल बी T1 एट दिस पॉइंट और यहाँ पे हमें T2 मिलेगा, राइट। नाउ अब अगर हमें P फाइंड आउट करना है तो हमें मालूम है कि P अगर हम O पॉइंट पे मोमेंट लें तो हमें P की वैल्यू मिलेगी, लेकिन मोमेंट अगर लेंगे तो हमें T1 और T1 का मोमेंट तो जीरो हो रहा है लेकिन T2 का मोमेंट कुछ आएगा, मतलब हमें T2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और T2 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, टेंशन रेशियो से। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यूजिंग टेंशन रेशियो कहता है कि T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। T1 हमारे पास नहीं है, अपॉन T2 इक्वल्स टू ई रेस टू म्यू थीटा। ई रेस टू म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू थीटा, थीटा जो है दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और वो हमेशा रेडियन में लेंगे हम, सो इट इज 4.71, ये हमने निकाल के रखा है। सो T1 अपॉन T2 की वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग e टू द पावर 0.25 इंटू 4.71, ये कुछ आता है 3.253, या फिर क्या हम कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू 3.253 टाइम्स T2, है ना। T1 की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ T2 मिली है, राइट, लेकिन हमें T1 और T2 की दोनों वैल्यूज चाहिए। तो अब और क्या, ओके, ब्रेकिंग टॉर्क। नाउ ब्रेकिंग टॉर्क दिया हुआ है हमें, द ब्रेकिंग टॉर्क, क्या हम कह सकते हैं कि द ब्रेकिंग टॉर्क TB इज इक्वल टू, हमने एनालिसिस में देखा था कि ब्रेकिंग टॉर्क फॉर सिंपल बैंड ब्रेक इज T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ द ड्रम, राइट ना। और ब्रेकिंग टॉर्क तो हमें दिया हुआ है 225 न्यूटन मीटर, 225 न्यूटन मीटर इक्वल टू T1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T2 अगर ले लो तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ 3.253 माइनस ऑफ, ओके, इन टर्म्स ऑफ T2 माइनस ऑफ T2 इनटू रेडियस ऑफ द ड्रम, और रेडियस ऑफ द ड्रम इज 0.225। सो इस वैल्यू को, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें T2 की वैल्यू मिलेगी, है ना। 3.253 T2 माइनस ऑफ 1 T2 विल बी 2.253 T2। इस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, 2.253 टाइम्स T2 और ये जो 0.25 है 225 अपॉन 0.225, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी T2 की वैल्यू। सो T2 इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करें तो T2 वी गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज 444 न्यूटन, 444 न्यूटन, यहाँ हमें T2 की वैल्यू मिलती है, राइट। और हमें ये मालूम है कि जो T1 है दैट इज 3.253 टाइम्स T2, तो T2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो मुझे T1 की वैल्यू मिलेगी। T1 विल बी इक्वल टू 4 3 12, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी, इट इज़ 1444 न्यूटन इज योर T1। और जैसा कि हमने कहा था T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, T1 इज टाइट साइड टेंशन, T2 इज फ्लैट साइड टेंशन, राइट। अब हमें तो एक्सटर्नल फोर्स P फाइंड आउट करना है, तो अगर हम मोमेंट लें अबाउट पॉइंट O, टेकिंग मोमेंट अबाउट O, नाउ O के ऊपर अगर हम मोमेंट लें तो मोमेंट ड्यू टू T1 विल बी जीरो, सिंस T1 का लाइन ऑफ एक्शन थ्रू O ही है, और T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज होगा। P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, और उसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.1 एक्टिंग क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
0.5 मीटर्स विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। P की वजह से जो मोमेंट है वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो T2 जो है दैट इज 444 इंटू 0.1 विल बी इक्वल टू P इंटू 0.5। सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन जो अप्लाइड फोर्स P है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, इट इज समथिंग 88.8 न्यूटन, राइट। सो द force of 88.8 Newton should be applied to produce a braking torque of 225 Newton if the drum is rotating anti-clockwise। अगर ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर द फर्स्ट केस, दैट इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द वैल्यू ऑफ P इज 88.8 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ P, राइट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम कहें कि हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करते हैं, राइट, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अप्लाइड फोर्स P है वो मिल गया, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं दैट इज फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि नाउ इफ द ड्रम इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द बैंड विल बी द टाइट साइड टेंशन, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इस तरफ का पार्ट दैट विल बी द स्लैक साइड टेंशन, राइट। और T1 और T2 के वैल्यू तो कुछ चेंज होने वाले नहीं, क्योंकि हमारा टेंशन रेशियो यही है, ब्रेकिंग टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन यही है, तो T1 और T2 के वैल्यूज बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, राइट। अगर कुछ चेंज होता है तो वो मोमेंट का एक्सप्रेशन, राइट ना। अगर मैं फिर से फलक्रम के ऊपर मोमेंट लूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि द मोमेंट ड्यू टू T2 विल बी 0, मतलब कि T2 का मोमेंट आएगा ही नहीं, और T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। और T1 की वैल्यू तो हमने एक्सप्रेशन में निकाला है, दैट इज 1444। तो अगर T1 की वैल्यू बदलती है तो हमारा P भी तो बदलेगा, राइट। और इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स मिलेगा, एंड दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज 144, ओके, P1। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें P की वैल्यू मिलती है, दैट इज 288.8। सो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन द एक्सटर्नल फोर्स टू बी अप्लाइड शुड बी इक्वल टू 288.8 न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स फॉर producing a torque of 225 Newton meter when the drum rotates clockwise, right now, okay। इसके बाद अगर ये तीन कंसेप्ट आपको समझ गए हैं, ब्रेकिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन, एक हमारा टेंशन रेशियो, तो जो एनालिसिस या फिर जो प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल बैंड ब्रेक हैं वो बहुत इजी हैं। गो थ्रू मच प्रॉब्लम्स, सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ताकि ये कंसेप्ट और इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में आते हैं वो कुछ सिंपल हो जाएंगे। थैंक यू।